हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर के बारे में। पिछले अगर आपने पेपर नहीं देखे हैं तो वो भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपके ज़िले में अभी भी साइंस का पेपर नहीं हुआ है तो ये पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के भी नहीं हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी। जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम बाकी है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और एक बेहतरीन तैयारी की ओर मुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से पेपर है और कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से गंधीय सूचक कौन सा है। तो हल्दी, लिटमस पत्र, वेनिला पाउडर या मैथिल ऑरेंज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वेनिला पाउडर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये गंधीय सूचक है, ठीक है ना। अगला पूछा है हमसे कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। धातु द्रव अवस्था में होती है। अगर अधातु पूछते तो हम ब्रोमीन करते, लेकिन धातु पूछा तो वो होगा अपने पारा, ठीक है। धातु की अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है। तो कौन सी गैस बनती है? हमेशा हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा? स ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वपोषी जो होते हैं उनके लिए आवश्यक क्या होते हैं। स्वपोषी पोषण में ज़रूरी क्या है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए भाई उनको, क्लोरोफिल चाहिए, उनके बिना तो भोजन बनेगा नहीं, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। तो उपरोक्त सभी द ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो शर्करा को करता है इंसुलिन। कौन सा करता है? इंसुलिन, ठीक है ना। ऑप्शन अ हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य रिक्त स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्नेप्स कहते हैं। देखिए, पिछले पेपर इस पेपर में हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बस इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अपना जो मैटर है उसको पढ़ते रहिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अपने क्वेश्चन है, किसी लेंस की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। क्या होता है? देखिए, जब हम ऐसा कोई बनाते हैं ना तो यहाँ होता है अपना एफ और यहाँ होता है अपना सी, ठीक है ना। अब ये जो होता है एफ को डबल करेंगे तो सी तक पहुँचेंगे, तो क्या होगा? ये हो जाएगा और ए ऑप्शन अपना सी इजिकल टू 2F, ठीक है ना। अगला देखते हैं, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ओम नहीं करना आपको, ओम मीटर लिखना है, ठीक है ना। अ ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग में लेते हैं। तो हम लेते हैं अवतल दर्पण, ठीक है ना। कौन सा? अवतल दर्पण लेते हैं। स ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ओजोन परत के विघटन के लिए उत्तरदायी रसायन कौन सा है। तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां हमसे पूछे हैं डेड डेड नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है ना। 18 मार्क्स टोटल यहाँ से हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? सिंपल सी एक परिभाषा पूछी है, तो लेंस की क्षमता क्या होती है? सीधे शब्दों में समझे तो अगर मैं लिखूं लेंस की क्षमता, तो क्षमता को हम किस प्रकार व्यक्त करेंगे? बराबर 1/f। अब इसी चीज़ को आप परिभाषा के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कि किसी लेंस की फोकस दूरी, उसकी जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। वापस से, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को देखो, ये अपने क्या होता है 1/f, मतलब ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, तब हमें क्या मिलता है? क्षमता मिलती है। किसकी? लेंस की क्षमता, ठीक है ना। तो इसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। अगला पूछा है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर, डायप्टर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है अपना, वह न्यूनतम दूरी कितनी है जो एक स्वस्थ मानव नेत्र आसानी से देख सकते हैं। तो न्यूनतम पूछा है तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, वन क्षेत्र में पाई जाने वाली एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला जंगल में पाई जाती है। कैसे? एक वन क्षेत्र में पाई जाने वाली पूछा ना, तो आप लिख सकते हैं कि जंगल में अगर हम सफाई कर दें तो उसके बाद में छोटे छोटे जो जीव हैं वो उस घास से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उससे खरगोश उस घास को खाता है, फिर खरगोश को लोमड़ी खा जाती है, ठीक है। ये खाद्य श्रृंखला बना रही है। खाद्य श्रृंखला पूछी है ना, तो घास, ठीक है ना। घास को कौन खाएगा? खरगोश, ठीक है। खरगोश को कौन खाएगा? अपने खरगोश, ये नहीं होगा ना, खरगोश, ये खरगोश। फिर खरगोश को खाएगी अपनी लोमड़ी, ठीक है ना, लोमड़ी, ठीक है। और लोमड़ी को कौन खाएगा? लोमड़ी, मान लीजिए कोई नहीं खा रहा है तो, या कोई जानवर भी खा जाता है, नहीं तो मर गई तो उसको कौन खा जाएंगे? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े,
कीड़े मकोड़े या कीट खा जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये एक श्रृंखला चलती रहती है, इसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको इनमें किसी प्रश्न में कोई डाउट लगे, कोई समस्या लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, जो भी डाउट हो उसके बारे में, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अपना नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कचरा निपटान की समस्या कम करने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। चलिए 2 उपाय हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम कि अजैव निम्नीकरण पदार्थों का कम उपयोग करना। अजैव का मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज़ें जो आसानी से विघटित नहीं हो उनका उपयोग कम करें एक तो, और एक जो ऐसी चीज़ें हो जाती है उनको सही जगह पे निपटान करें, हर जगह नहीं फेंकें। तो 2 उपाय आप लिख सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, सिर्फ हमसे क्या परिभाषा पूछी है, तो आपको सूत्र लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समीकरण लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, कौन सा, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा उत्तर है आपका। विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए और इसका एक उपयोग लिखिए। हजारों बार पूछा हुआ सवाल है, मान के चलिए ये आपसे भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण कहते हैं, ठीक है। और इसका एक उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक उपयोग ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ठीक है, समीकरण लिख देते हैं। तो आपको पहले सूत्र पता होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, CaSO4 और हाफ H2O, कितना, हाफ H2O। जब इसकी हम जल के साथ बोला ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया अपना। अब इसकी वाटर के साथ अभिक्रिया, तो जल कितना लेना अपने को, 1.5 अणु लेना, ठीक है ना, 1.5 अणु लिया H2O, ठीक है ना, ये H2O लिया। अब इससे बनेगा क्या, इससे अपना बनेगा जिप्सम बनेगा, क्या बनेगा, जिप्सम, जिसका सूत्र क्या होता है अपना CaSO4, ठीक है ना, डॉट 2H2O, ठीक है ना, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ये अपना जिप्सम हो गया, ठीक है, जिसकी वाटर के साथ हमने अभिक्रिया कराई जल के साथ, और हमारा क्या बन गया, जिप्सम बन गया, ठीक है। तो जिप्सम का भी सूत्र आपको आना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आना चाहिए, और ये पूरा समीकरण आपको आना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला पूछा है, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाइए। मिथेन के पूछा, मेथेन, ठीक है ना, मेथेन, मीथेन नहीं है, मेथेन। तो सोचिए मेथेन का सूत्र आना चाहिए आपको CH4 है ना, क्योंकि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, हाइड्रोजन के 4 के साथ संबंध करेगा, ठीक है, बनाएगा कैसे, देखो ये है अपना क्या, कार्बन, ठीक है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4। तो इनको है ना मैं डॉट से दिखाता हूँ, जैसे कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन यहाँ 1 जिसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ बिठाया 1 जिसका इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बिठाया 1 ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बिठाया 1। अब देखिए, अब ये बंधन बनाएगा, तो कार्बन को कितने 8 पूरे करने अपनी लास्ट कक्षा में, और हाइड्रोजन को कितने 2 करने। तो हाइड्रोजन का तो ये काम बन गया, यहाँ पे अपना इसका भी बन गया, ठीक है, ये इस हाइड्रोजन का भी, ठीक है, बॉन्डिंग हो गई है, ये हो गई। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन इन सभी को ऐसे साथ में ले लेगा, ठीक है, ये ऐसे इस प्रकार से, ठीक है ना। ऐसा आपके अच्छा सा एक डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना। ये किसका हो गया, मेथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ठीक है। अगला देखते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों का व्यवहार करते हैं, मतलब जिनमें दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, किसके, अम्ल के भी गुणधर्म होते हैं और किसके, क्षार के भी होते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कह सकते हो आप, जो जल और लवण बनाते हैं, ठीक है, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके क्या जल और लवण बनाते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब इसके 2 उदाहरण पूछे हमने, तो एक हो जाएगा अपने Al2O3 जिसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम के वैलेंसी 3 होते हैं इसलिए इधर 3 आया, ऑक्सीजन के 2 होते हैं इसलिए 2 आया, ठीक है ना। 9वीं में हमने पढ़ा ये 3 है, कैसे कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, इसके नीचे 3 क्योंकि संयोजकता 3 है, इसकी 2 है, ये इसके नीचे, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और दूसरा क्या है अपना, जिंक ऑक्साइड, ZnO, ठीक है ना, ये हो जाएगा अपना। दोनों की वैलेंसी 2 थी, तो दोनों की कैंसिल होकर हमने सीधा ये लिख दिया है। अगला देखिए, वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ऐसे लक्षण जो आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे चलते रहते हैं उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं या वंशानुगत लक्षण कहते हैं, ठीक है। वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में जनन विधियों के नाम लिखिए। चलिए अभी लिखते हैं। पहली बात तो इन सभी में क्या अलैंगिक जनन होता है, कौन सा जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में कौन सा होता है, तो प्लेनेरिया में अपने होता है पुनर्जनन, बोलो जो अपने क्या, बहुखंडन, बहुखंडन में कौन सी विधि, पुनर्जनन, ठीक है ना। क्या लिख देंगे हम, पुनर्जनन,
न पुनर्जनन, ठीक है ना, ये लिख देंगे। और दूसरा आपने क्या, हाइड्रा, हाइड्रा में तो जानते हैं आप, 8वीं में भी पढ़े आपने, मुकुलन, ठीक है ना, मुकुलन, ठीक है। तीसरा है ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म में कौन सा होता है, तो इसमें होता है काहिक प्रवर्धन, काहिक प्रवर्धन, प्रवर्धन, ठीक है ना, कायिक प्रवर्धक लिख सकते हैं या प्रवर्धन, ठीक है। अच्छा, आयताकार कांच की सिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाई, बड़ा ही सिंपल है। ये आपने कांच की सिल्ली बनाई, ठीक है, और ये कैसा होगा, सघन माध्यम होगा, सघन माध्यम। यहाँ अपनी हवा है, वो कि क्या है अपना हवा, विरल माध्यम। यहाँ से एक प्रकाश किरण आई, ठीक है, ये अपने अभिलंब बना दिया हमने डॉट डॉट से, ठीक है। ये प्रकाश किरण जैसे ही कांच में प्रवेश किया अभिलंब की तरफ झुक गई, इसका नाम अभिलंब है। ये अपने आपतित किरण है, ये अभिलंब है डॉट डॉट, और यहाँ प्रकाश किरण आई सीधे इधर टकराई, और टकराने के बाद वापस इधर हमने फिर से अभिलंब बनाया और ये थोड़ी इधर निकल गई, क्यों, क्योंकि यहाँ विरल माध्यम में जाते ही इसकी गति भी तेज हो जाएगी और ये अभिलंब से दूर भी हट जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना, अब इसका आप नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ कोणों का नाम, ठीक है ना, ये आपको करना है, ठीक है ना, आसान सा चित्र है। अगला देखते हैं। फिर यहाँ से आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व करिएगा इनको, ठीक है ना, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि अपना है कि जल के विद्युत अपघटन की क्रिया को चित्र द्वारा समझाइए, ठीक है ना, बड़े आसान है, अपने पहले चैप्टर से आप ये डायग्राम आराम से बना सकते हैं। फिर पूछा है धावन सोडा और बेकिंग सोडा के कोई दो उपयोग आपको बताने। तो देखिए धावन सोडा नाम से ही पता लग रहा है कि इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, इसका उपयोग धावक चूर्ण के रूप में कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा उपयोग क्या होगा इसका, दूसरा उपयोग हम इसका कांच, साबुन आदि बनाने में करेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग इन पकाना, मतलब इसका भोजन या बेकरी में काम में लेते हैं। एक तो एक प्रति अम्ल, ये याद रखिएगा, प्रति अम्ल, ठीक है ना, प्रति अम्ल कारक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, जब एसिडिटी होती है तो इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं, इसका एक महत्व लिखिए। तो देखिए दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र अपने मनुष्य हम में पाया जाता है, जितने भी हम मनुष्य हैं ना, जो अपने वीडियो देख रहे हैं और जो बना रहे हैं, ठीक है ना, उन सब में ये दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब ये पाया जाता है, इसमें होता क्या है कि अपना जो रक्त है वो 2 बार हृदय में आता है, इसलिए इसको दोहरा कहते हैं, ये परिभाषा होगी। दूसरा इसका महत्व ये होता है कि अपने हृदय में 2 बार आता है ना, तो अपने एक तो होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड और एक होता है CO2 वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब विऑक्सीकृत ब्लड और ऑक्सीकृत रक्त। तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो जाए, मिल नहीं जाए, इसका ये महत्व है कि मिलने नहीं देता, इसके कारण दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है हमें, ठीक है ना। तो ये इसका महत्व है। अगला है मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है। तो मानव शरीर में निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है ना, ट्यूब में होता है, याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फिर बोला है 2 लैंगिक संचरित रोगों के नाम बताइए। तो देखिए लैंगिक संचरित रोग एड्स कह सकते हैं हम, ठीक है, AIDS, एड्स हो गया एक, तो एक हम कह सकते हैं सिफिलिस, ठीक है, और गोनेरिया, ठीक है ना, ऐसे काफ़ी रोग हैं, तो आपको 2 लिखने का लिए, ठीक है। फिर पूछा है स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम सुनिए, किसी निश्चित रंग का माध्यम जब आपतन कोण, कौन सा कोण, आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा, या परावर्तन नहीं अपवर्तन, ठीक है ना, अपवर्तन कोण की जा, जो कि अपने क्या होता है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्या कि जहाँ साइन आई बट्टे साइन आर का मान या अनुपात स्थिर रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ये स्नेल का नियम है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला पूछा है किसी अवतल दर्पण के सामने C और F के बीच में कोई वस्तु रखी है, तो उसका किरण आरेख। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा ये तो हमसे, ठीक है ना। हमने ये बनाया दर्पण, पूरा प्रॉपर ढंग से आप बनाएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है, और भी अच्छा आप इसको बना सकते हैं। ये बनाया, यहाँ से हमने लाइन खींची, ये अपना P है, यहाँ पे इस बिंदु पे हमने F बना दिया, इस बिंदु पे हमने C बना दिया, वक्रता केंद्र और फोकस हो गया ये। अब क्या बोला, इन दोनों के बीच में ये वस्तु रख दी। अब वस्तु यहाँ से प्रकाश किरण गई और जो समांतर जाती वो हमेशा F से निकलती, ये निकल गई। दूसरी किरण हम यहाँ भी टकरा सकते हैं और F से भी निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ से निकाली,
और जो यहाँ से टकराएगी इस प्रकार से जाएगी, ठीक है ना, और अपना थोड़ा सा वापस यहाँ से जाएगी, वो कहाँ टकराएगी, यहाँ पे टकराई मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे टकराई तो अपना यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रतिबिंब देखिए इधर बनाए, मिरर के इस साइड बनाए तो वास्तविक होगा, ठीक है ना, वास्तविक रियली होगा। उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि अपने मेजरमेंट सही नहीं है उस हिसाब से हमको ऐसा लिख रहा है। बाकी वास्तविक होगा, पहली बात वास्तविक, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि वस्तु जहाँ रखी हुई थी उसके पीछे बन रहा है, मतलब बड़ा होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चुंबक के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। सही बात है, क्यों, कारण बताइए, अभी बता देते हैं। तो आप जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करिए, मान लीजिए ये ऐसे चुंबक है अपना, यहाँ पे एक चुंबक पड़ा है, ठीक है, उसकी चुंबक बल रेखाएं ऐसे है, ठीक है, ये एक भी कट नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये ऐसे जाते हुए एक दूसरे को ऐसे कट कर दे, तो क्या होगा, जिस पॉइंट पे वो कट करेंगे उस हिसाब से इनकी दो दिशाएं हो जाएगी। देखिए इसकी दिशा जहाँ कट किया और इसकी दिशा, ये अब दो दिशाएं बन चुकी है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, दो दिशाएं होना संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र, एक ही क्षेत्र की दो दिशाएं संभव हो नहीं सकती, क्योंकि जहाँ मिलेगी वहाँ दो दिशाएं हो जाएगी। ये लाइनें जहाँ अगर कटती है तो यहाँ दो डायरेक्शन हो गई, और समांतर जा रही है तो सारी एक ही लाइन में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। लेकिन जहाँ कोई लाइन कट जाती है, मान लीजिए कट गई, तो दो दिशाएं हो गई, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। लाइक करना आप भूल जाते हैं तो भूलिएगा नहीं, है ना। विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए, ठीक है, अभी बना देते हैं। प्रतीक चिन्ह बनाने को बोला अपने को, तो कुंजी, कुंजी आप जानते हैं अपना, ये अगर विद्युत परिपथ है तो इसमें कुंजी, ये ऐसे कुंजी है, ये क्या लिखना होता है अपने को, कुंजी, ठीक है। दूसरा धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक अपने क्या ऐसे। अब इसमें क्या होता है, ये अपने प्रतिरोध जैसा ही होता है, लेकिन खास बात क्या होती है इसकी, खास बात ये होती है कि इस पे या तो ऐसे तीर लगा होगा, ठीक है, या फिर ये इस प्रकार से, ठीक है, तीर लगा होगा ऐसा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो इसके अंदर से तीर होगा। कैसे, देखिएगा, ये ऐसे, इसको बोलते हैं हम धारा नियंत्रक, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला बोला बैटरी, चलिए बैटरी बनाते हैं, ये छोटा फिर ये बड़ा, इस टाइप से ही ध्यान रखना है कि बनाना कैसे है, छोटा बनाया फिर बड़ा बनाया, फिर एक छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा। अब इसमें जोड़ना कैसे कि छोटा और बड़े के बीच में ऐसे बनाना, इन दोनों के बीच में, ठीक है, फिर ऐसे बनाना और फिर ऐसे, ठीक है, इस टाइप से ये परिपथ ऐसे तैयार होता है। अगला क्या पूछा, प्रतिरोध पूछा ना, तो प्रतिरोध हम जानते हैं अच्छी ढंग से बनाना, ये, ठीक है ना। अब इसमें और कुछ जोड़ना, वोल्ट मीटर, अमीटर, तो भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमसे पूछे, ये बैटरी पूछी, ये प्रतिरोध पूछा, ये कुंजी पूछी और ये धारा नियंत्रक पूछा, ठीक है ना। ऐसा बना के आपको नाम लिख देना, नहीं तो आप एक एक बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, आमाशय में अम्ल जो होता है अपना, उसके कार्य क्या होते हैं, कोई तीन कार्य लिखिए। चलिए लिखते हैं तीनों कार्य। आमाशय में अम्ल कौन सा होता है, HCl, ठीक है ना, मेन रूप से ये अम्ल होता है। पहला कार्य इसका जीवाणु को नष्ट करना, दूसरा कार्य अम्लीय को माध्यम को अम्लीय बनाना, क्या अम्ल है तो अम्लीय बनाएगा उस माध्यम को, ठीक है, जीवाणु को नष्ट करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, और ये पेप्सिन एंजाइम से क्रिया करता है और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने में मदद करता है, ठीक है ना। ये इसके कार्य आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या है, तीन पादप हार्मोनों के नाम लिखिए और उनके कार्य लिखिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो तीन में पहला हम लिख देंगे ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन, इसका कार्य क्या होता है, तो ऑक्सिन जो है पादप की लंबाई में सहायता करता है, कोशिका की क्या वृद्धि में, लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है, ऑक्सिन हो गया पहला, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है अपना जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन क्या करता है, तो जिब्रेलिन का मेन कार्य जो होता है वो पादप या बीजों का कह सकते हैं अंकुरण में सहायक, ठीक है, और पत्तियों की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे जिब्रेलिन का कार्य होता है बीजों के अंकुरण में, ठीक है ना। अगला तीसरा जो है अपना साइटोकाइनिन, कौन सा है, साइटोकाइनिन, ये क्या काम करता है, इसका काम होता है अपने जो कि पत्तियों और जड़ों की वृद्धि को रोकना,
क्या, ये वृद्धि को क्या करता है, वृद्धि को रोकना, इसका कार्य होता है वृद्धि को रोकना, ठीक है ना। और एक और है, क्योंकि अपने को क्या पूछे हैं, तीन ही पूछे हैं, तो ये तीन हो गए, ठीक है। चौथा पूछे तो हम एब्सिस एक लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसका कार्य भी फूलों को, उनके रंध्र को खुलना और पतझड़ को नियंत्रित करना उसका कार्य होता है। पतझड़ वगैरह होता है ना, वो उसी के कारण होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं, और उसका चित्र भी बनाइए। चलिए ठीक है, ये होता है अपना पीएच स्केल, ठीक है, जिसपे 0 से 14 तक नंबर होते हैं, बीच में यहाँ होता है 7। ये 7 वाली वैल्यू उदासीन होती है। हमको बीच में एक ऐसी लाइन खींचनी, यहाँ आपने लिखना H+ आयन और यहाँ लिखना OH- आयन, ठीक है, लिख दिया। अब इसमें और क्या होगा, और ये जो H+ होंगे ये होंगे अपने अम्लीय, ठीक है, अम्लीय माध्यम है ये। और ये दूसरा होगा ये होगा क्षारीय, ठीक है ना, क्षारीय, ठीक है। और क्या, और ये काम क्या करता है, 7 पे जो आएगा उसका पीएच होगा उदासीन, ये होगा उदासीन। तो किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता की जांच उसके विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में व्यक्त करता है। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता करने को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, कि हाइड्रोजन आयन उसमें कितने हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से आपको बना देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, मिश्र धातु किसे कहते हैं, और आपको 2 उदाहरण भी देने हैं, ठीक है। तो मिश्र धातु बड़ा सिंपल है, जब 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्वों को आंशिक रूप से मिलाया जाए या पूर्ण रूप से मिलाया जाए, कितने, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको आंशिक या पूर्ण रूप से मिलाना ही क्या कहलाता है, अपने मिश्र धातु कहलाता है। जैसे अपने इस्पात हो गया, ठीक है ना, इस्पात एक मिश्र धातु है, इस्पात, ठीक है। और क्योंकि अपने से कितने 2 उदाहरण पूछे, तो आप एक लिख सकते हैं कांसा, ठीक है ना। और कांसा मिलता किससे है, तो आप बोलोगे तांबा और टिन, तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता है, ठीक है ना। और पीतल भी पूछ सकते हैं, पीतल, पीतल भी एक मिश्र धातु है, जो किससे मिलता है, जो अपने तांबा, यहाँ लिखते हैं पीतल, पीतल जो है ना वो किससे, तांबा और अपने जस्ता से मिलता है, किससे, जस्ता, तांबा और जस्ता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हाँ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने एक शोल्डर सुना होगा नाम, शोल्डर, ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना, शोल्डर, इसका याद रखना आप, है ना, शोल्डर। शोल्डर जो होता है वो टिन और सीसा का मिश्र धातु है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, टिन और शीशे को मिलाकर शोल्डर बनाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, धातुओं को संक्षारण से बचाने के कोई 2 उपाय लिखिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, उन पे पेंट कलर करके बचा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से बचा सकते हैं, ठीक है ना। फिर बेंजीन का संरचना सूत्र लिखिए। तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन होता है C6H6, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम बेंजीन कहते हैं। अब इसका सूत्र देखिएगा, आपने कहा सी, पहले सूत्र लिख देता हूँ मैं, C6 और H6, ठीक है। अब देखिए कार्बन 6 है ना, तो 6 कार्बन बनाते हैं, सर्किल में बनाता हूँ ना मैं, पूरा मिटा के वापस यहाँ कार्बन, 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 और ये अपने हो गए 6 कार्बन, ठीक है। अब इनके साथ हाइड्रोजन भी 6 ही लगाने हैं, ठीक है ना, तो लिख देते हैं हाइड्रोजन, 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 यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 और इसका भी एक हाइड्रोजन इधर रख दिया। अब आप जानते हैं कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक तो इसने इसको दे दिया। अभी इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने पड़े हैं, कि 3 और पड़े, तो एक इसको दिया और ये 2 इसको दे दिए, तो ये एकदम फ्री हो गया, ठीक है। अब इसके पास कितने हो गए, इसके पास देखिए 2 इधर पड़े हैं अपने ये, और एक ये 3, मतलब ये एक इसको दे दिया 4। अब इस कार्बन के कितने, 2, 1, 2 और ये 3, 4। फिर इस कार्बन के देखिए 3 हो गए तो 1 दे दिया, फिर इसके ये 2। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 6 कार्बन बनाओ और 6 हाइड्रोजन दे दो उनको, ठीक है। फिर क्या करना, एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगा दो बस, ठीक है ना, ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपने क्या, इसको हम बोलेंगे बेंजीन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखलन किसे कहते हैं, बड़ा ही सिंपल है, कार्बन के परमाणु जब परस्पर संयोग करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं उसको हम श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है ना। अपमार्जक और साबुन में 2 अंतर पूछें आपसे, तो देखो ये जो अपने साबुन होते हैं ना, इनकी खास बात है कठोर जल को सफाई नहीं करते हैं, किसमें, कठोर जल में सफाई नहीं करते हैं। अपमार्जक कठोर जल में सफाई कर देते हैं, करते हैं, कठोर जल में भी क्या करते हैं, सफाई करते हैं, कपड़े एकदम साफ धुल जाते हैं इनसे, ठीक है। दूसरा, क्योंकि 2 पूछे हैं तो दूसरा क्या,
ये क्षारीय विलयन जो होता है, जल का क्षारीय विलयन होता है, ये क्षारीय होते हैं, और ये क्षारीय नहीं होते हैं, ये क्या उदासीन होते हैं। तो ये क्षारीय हुए तो ज़्यादा नुकसानदेह हुए, ये उदासीन हुए तो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं हुए। इस प्रकार से आप 3 तो आराम से लिख दिए, ठीक है। तो इनसे कोमल वस्त्रों की सफाई इनसे नहीं हो सकती, इनसे हो सकती है। अगला, ये सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। आपने साबुन होते हैं ना, ये सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। किसके? सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। जबकि अपने ये जो होते हैं ये अपमार्जक, ये क्या होते हैं? ये बेंजीन सल्फोनिक या सोडियम के लवण होते हैं, ठीक है ना। अगला है अपना, तेलीय खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने विकृत गंधिता पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि पदार्थों, जो तेलीय पदार्थ होते हैं ना, उनका कुछ समय बाद स्वाद चेंज हो जाता है। तो चेंज हो जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उनमें से कम अभिक्रियाशील गैस, ऑक्सीजन को हटाकर कम अभिक्रियाशील गैस नाइट्रोजन भर दी जाती है, जिससे उनका अपचयन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, ऑक्सीकरण होने से बच जाएंगे, जिससे वो खराब नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगला देखिए, मानव पाचक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो देखिए, मानव पाचक ग्रंथियां हैं जितनी भी है, जैसे पाचक अंग में अपने जीव वगैरह आते हैं, जिसमें लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत, ये सारे पाचक ग्रंथियों में आती हैं, ठीक है ना। यकृत तो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथियों में से एक है। अगला देखते हैं, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना लेना आपको। पित्तरस की भूमिका, पित्तरस की पाचन में भूमिका है वो समझाना है। तो देखिए, पित्तरस जो होता है ना, विभिन्न प्रकार के इसमें रसायन पाए जाते हैं, पहली बात तो। और ये क्या करते हैं, ये भोजन में आने से उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं। एक तो HCl वगैरह ये अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं, फिर जीवाणु को मारते हैं, और फिर इसकी दीवारों पे क्रमांकुचन गति को उत्तेजित करते हैं ये, ठीक है ना। और विटामिन वगैरह सारे मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। इस प्रकार से आप इसकी भूमिका लिख सकते हैं। फिर इसके अथवा में जो सवाल पूछा गया वो देखिए, मानव नर हार्मोन का नाम और कार्य लिखिए। तो मानव नर हार्मोन आप जानते हैं, नर हार्मोन क्या बोल सकते हैं हम नर हार्मोन को? टेस्टोस्टेरोन होता है जनन क्रिया के लिए। और हार्मोन क्या करते हैं? ये जो लिंग हार्मोन बताए मैंने यहाँ पे, है ना। बाकी हार्मोन खूब सारे हैं, लिंग हार्मोन हमने बोला टेस्टोस्टेरोन नर में, ठीक है। और कार्य क्या होता है? जितने भी जो अपने लक्षण नजर आते हैं, जो 13-14 किशोरावस्था में, वो सारे इसी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। किसके द्वारा? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाना है आपको, ठीक है। मानव में नवजात बच्चे के लिंग निर्धारण को समझाइए। तो लिंग निर्धारण कैसे? मान लीजिए ये है नर और ये है मादा, ठीक है। अब नर के पास X और Y गुणसूत्र है, और मादा के पास X और X गुणसूत्र है, ठीक है। अब जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे, तो ये पहला मिला X और X लड़की, X और Y लड़का, ठीक है। अब इधर देखिए, ये X और Y मिले लड़का, और ये X और ये X मिला तो लड़की। इसका मतलब X X X Y, ठीक है। और ये कौन था? X Y और X X। इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। ये अपने क्या है? ये गर्ल है, ठीक है। ये बॉय है, ये बॉय है, ये गर्ल है। कहने का मतलब 50-50% चांस होता है लड़का और लड़की होने के, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, वह क्षमता जिसके द्वारा मनुष्य की आंख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की चीजों को देखती है ना, उसको हम कहते हैं समंजन क्षमता, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, रेटिना पर फोकस करने के लिए, दूर और नज़दीक की चीज़ को देखने के लिए जो फोकस दूरी को समायोजित की जाती है, उस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। अगला देखिए, दूरदृष्टि दोष का कारण और निवारण लिखिए। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष होता क्या है? जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तब दूरदृष्टि दोष रोग हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में पास की चीज़ नज़र नहीं आती है, ठीक है। और निवारण क्या है? इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस, लेंस यूज में होता है, दर्पण नहीं, ठीक है ना। लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम लिखिए, ठीक है ना। 7 रंगों के नाम याद करने का तरीका आप जानते ही हो, ठीक है। विबग्योर, क्या होता है? विबग्योर, हो गया ना, 4 3 7, ठीक है। विबग्योर। अब वी मतलब वॉयलेट, वॉयलेट यानी बैंगनी, ठीक है। आई मतलब इंडिगो, इंडिगो कौन सा रंग होता है? जिसे हम जामुनी कहते हैं, जामुनी, ठीक है, इंडिगो। बी मतलब ब्लू, ब्लू यानी नीला, ठीक है। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। वाई मतलब येलो, येलो यानी पीला, ठीक है। ये सीक्वेंस में याद रखना। ओ मतलब ऑरेंज यानी नारंगी,
ठीक है। आर, आर मतलब रेड यानी लाल, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत शक्ति क्या है? सिंपल शब्दों में क्या बोलेंगे? किसी विद्युत परिपथ के अंदर जिस दर से विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा लिख देना। फिर अपने इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, पूरा हमने सोल्यूशन कर लिया है। ऐसा क्वेश्चन अपने पिछले पेपर में भी आ रखा है कि 400 वॉट लिखा हुआ एक बल्ब पे, ठीक है, 8 घंटे चलता है हर रोज़ और 30 दिन तक चलता है, और प्रति यूनिट का खर्चा ये है, तो आप बताइए बिल की राशि कितनी बनेगी? तो हमने कहा बड़ा ही आसान है निकालना। तो देखो कैसे निकालेंगे। 400 वॉट लिखा हुआ है तो हमने कहा 400 गुणा प्रतिदिन 8 घंटे चलता है और कितने 30 दिनों तक चलता है, ठीक है। अब इसको किलो वॉट में चेंज करने के लिए क्या 1000 से देंगे भाग, ठीक है। एक जीरो यहाँ से कम, दो जीरो यहाँ से कम, जो बचा है उनका गुणा कर लेना, ठीक है। तो हमने क्या 3 चौक 12 और 12 आठे कितना होता है? तो 12 आठे गुणा कर लेंगे, 12 आठे 196, सॉरी 96 होगा खाली, है ना, 96, ठीक है, 96 हो गया। अब ये किलो वॉट घंटा आ गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि 3 रुपये प्रति यूनिट खर्चा है, तो ये कितने 96 यूनिट है, तो इसका गुणा हम कर लेंगे 3 से। तो 3 से करिए, 6 18 और कैरी चला गया अपना 1, है ना, कैरी कितना गया, हासिल गई 1, और 9 27 और 1 28, ठीक है ना। तो 288 रुपये बिल आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपके पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन है। ऐसे खूब सारे पेपर मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में, सिर्फ आपको थोड़ा सा अप्रोच लगाना, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है वीडियोस पे, ताकि आपका पेपर और शानदार हो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।